Hello and welcome, guys. This is Zahir Abbas, your physics mentor, with another lecture of work, power, and energy. So, in this lecture, we will discuss the theory of work, power, and energy. ठीक है, हम थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे एंड इन द सब्सिक्वेंट वीडियो आई विल डिस्कस द MCQ of work, power, and energy. Okay, let's start the lecture without any delay. In today's lecture, we are going to discuss the work, power, and energy. Let's begin it. तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ वर्क. वर्क क्या होता है? ओके, एज ऑफ ऑल ऑफ यू नो, when we applying the force on some body and the body displays from its original position, then work is said to be done. Okay, that's mean what is the necessary condition for work to be done? That's mean there is application of force and the body should displace from its position. If you are applying the force, for example you are pushing the wall, that's mean you do not do any work because there is no displacement. So हमने क्या देखा कि जो वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अनदर डेफिनेशन अगर वर्क की देखेंगे, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट. ये देखो बीच में डॉट है इसलिए इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. व्हेन यू रिमूव दिस डॉट यू गेट Fs cos थीटा. Fs cos थीटा. ओके, क्या है? Fs cos थीटा. दिस cos थीटा, इस cos थीटा से हमें पता चल जाता हमारा जो वर्क है कभी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और ज़ीरो भी होता है. ओके, हाउ? इफ़ योर थीटा इज एक्यूट, अगर आपका थीटा एक्यूट है देन वर्क इज पॉजिटिव. इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज देन वर्क इज नेगेटिव. इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री then work is 0. That's mean here the theta is what? Theta is nothing, it is the angle between force and displacement. Okay, for example ये देखो, ये मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. सपोज करो इस बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है. मतलब अगर मैं प्रेस पुल कर रहा हूँ इस बॉडी को नीचे की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे इन दो के बीच में ये है फोर्स, अगर ये है आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होना चाहता है, तो दिस इज एंगल बिटवीन. वी कैन से द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, उसको कहेंगे हम थीटा. ठीक है, तो वर्क कितने किस्म का हो सकता है हमारे पास? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो. अच्छा, उसके बाद ये जो वर्क होता है, वर्क का जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. क्या होता है? जूल. SI यूनिट मतलब MKS सिस्टम में. और इसी तरह अगर CGS में देखेंगे इसका यूनिट दैट इज ERGS, अर्ज. ठीक है, अब यहाँ पे वर्क क्या होता है? क्या वेक्टर क्वांटिटी? नहीं, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है. ओके, हमने अभी वर्क पढ़ा. वर्क क्या है एक्चुअली? ठीक है, हमने फोर्स किया किसी बॉडी पे अप्लाई एंड द बॉडी डिस्प्लेस, देन वर्क इज सेड टू बी डन. SI यूनिट जो वर्क है वर्क का दैट इज जूल. अच्छा, यहाँ देखो W इज इक्वल टू FS है ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो फोर्स को आप न्यूटन में मेजर करते हो, डिस्टेंस को मीटर में. देन यू कैन से जूल जो होगा 1 जूल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर हो सकता है. ठीक है ना, तो वर्क का यूनिट दूसरा हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है न्यूटन मीटर जूल. और CGS सिस्टम में मैंने आइस बोल दिया. और वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता. कभी कहते हो वर्क किस डायरेक्शन में हुआ? नहीं ना, कि वर्क नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कहते हैं. ठीक है, अच्छा, W इज इक्वल टू F डॉट S है गाइज. अगर 1 न्यूटन है इनटू 1 मीटर करोगे तो वो 1 जूल के बराबर आ जाता है. ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. आल्सो जो 1 जूल होता है वो 10⁻⁷ अर्ज होता है. ये याद रखना है अपने कन्वर्जन के लिए.
ओके, क्लियर। तो ये चीज़ मैंने आपको बोल दिया कि एफ एस कॉस थीटा है। यहाँ पे वर्क अगर मैक्सिमम कब होगा, वर्क जब आपका थीटा जो हो 0 डिग्री हो, वर्क मैक्सिमम होता है। और मिनिमम कब होता है, थीटा जब आपका 90 डिग्री हो। मिनिमम मीन्स यहाँ पे वर्क 0 के बराबर हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देख सकते हैं, मैंने आपको बताया पॉजिटिव वर्क के बारे में भी बताया। अच्छा, पॉजिटिव वर्क की 2 कंडीशन होती है गाइस। एक तो जैसे ये बॉडी है, बॉडी अगर यहाँ की तरफ मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, तो आप फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगा रहे हो, ठीक है ना। अब देखो डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, फोर्स भी इधर हो रहा है, तो आपका थीटा एक्यूट, पहली कंडीशन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, इसको हम कहते हैं एक्यूट। ओके, और दूसरी कंडीशन फोर्स अप्लाइड जो कर रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो तब भी वर्क आपका पॉजिटिव होगा। ओके, नाउ बात करेंगे नेगेटिव वर्क की। नेगेटिव वर्क की भी 2 कंडीशन इसी तरह से गाइस, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा थीटा होगा। और सेकंड कंडीशन ये होगी, पहली कंडीशन ये थी थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दूसरा किसका हो रहा है, ये नेगेटिव वर्क का, ठीक है ना, नेगेटिव वर्क का। तो दूसरी कंडीशन ये है कि फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाइड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव वर्क है। इसी तरह से जीरो वर्क की 2 कंडीशन हम ले लेंगे। जीरो वर्क व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक, दूसरा जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स यू आर अप्लाइंग फोर्स, फोर्स अगर आप अप्लाई कर रहे हो लेकिन वहाँ पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब बॉडी जो है वो अपने जगह से नहीं हो रही है, मतलब डिस्प्लेस नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल पुशिंग ए वॉल, ठीक है ना, PUSHING, पुशिंग ए वॉल, आप एक दीवार को पुश कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका वर्क क्या है, 0 है। ओके, चलिए, तो ये थी कुछ कंडीशंस हमारे पास 0 वर्क करे। और एक चीज़ याद रखना, यह देखो मूविंग ए सर्कल, वर्क डन बाय, ये नोट कर लो, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स is always 0 for a complete cycle, for a complete cycle लिख रहा हूं, ठीक है। ओके, देखो क्योंकि बॉडी ने यहां से स्टार्ट किया, जब घूम के दोबारा इधर ही आएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट गाइस जो है ना वो 0 हो जाता है, इसलिए वर्क डन फॉर कंप्लीट सर्कल बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। ओके, ठीक है। तो फोर्सेस आई थिंक ये हमने डिस्कस की थी, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, ठीक है ना। तो इसमें और कुछ एक पॉइंट है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है ये हमारी क्या होती है, फॉलोड बिटवीन द इनिशियल, मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, पाथ इंडिपेंडेंट होती है, पाथ इंडिपेंडेंट होती है, मतलब इट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारी कंजर्वेटिव फोर्सेस के नेचर है। नॉन कंजर्वेटिव वो होते हैं जो पार्ट डिपेंडेंट होते हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स है, एयर ड्रैग है, ये सारे रेजिस्टेंस है एक किस्म का। तो इन केसेस में क्या होता है, इनको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ओके, ये था वर्क के बारे में। उसके बाद है आपका पावर। अगर पावर देखोगे, पावर क्या है एक्चुअली, पावर कुछ नहीं है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क है, वर्क अपॉन टाइम कह सकते हो सिंपली, ये पावर है आपका, ठीक है। SI यूनिट अगर इसका देखोगे, SI यूनिट जो है, SI यूनिट इसका वो वाट होता है, ठीक है।
आप कह सकते हो 1 वाट इज इक्वल टू, देखो वर्क अपन टाइम है ना, वर्क को आप जूल लिखोगे और टाइम को सेकंड लिखोगे, 1 जूल बाई 1 सेकंड, ये भी आप याद रख सकते हो। जूल पर सेकंड हमेशा वाट के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे यूनिट जो पावर की अगर और देखोगे, आपका 1 किलो वाट किसके बराबर होता है गाइज, 1000 वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट किसके बराबर होता है, दैट इज़ 10⁻⁶ वाट होता है। उसके बाद 1 HP हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। कन्वर्जेंस में याद रखो और ध्यान रखना, ये किलो वाट आर है ना, यहाँ पे लिखा है दिस इज़ नॉट SI यूनिट। हाँ, वाट आर जो किलो वाट आर है, किलो वाट आर ये SI यूनिट पावर नहीं होता है, एनर्जी का यूनिट है। याद रखना, kWh 1 किलो वाट आर हो या किलो वाट आर हो, इट इज़ यूनिट ऑफ एनर्जी नॉट पावर, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। और आपका जो हॉर्स पावर ऑफ मशीन इज़ मेजर्ड इन, मतलब पावर ऑफ मशीन इज़ मेजर्ड इन HP। आपके मोटर वगैरह लिखा होता है 2 HP, 7 HP, 10 HP, 100 HP, वट एवर जो है, तो ये होगा। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो इसमें कितना पावर कंजप्शन है ये इसका आप देख भी सकते हो, कोई इतना रिलेवेंट नहीं है, ओके। उसके बाद एनर्जी, एनर्जी क्या है, इट इज़ द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, ठीक है ना, कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, ये एनर्जी है। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका SI यूनिट जो है वो जूल होता है। CGS में अर्ज 1 किलो जूल 10⁻³ जूल के बराबर होता है। और कुछ और भी एनर्जी के यूनिट्स और उनका कन्वर्जन दिया है। देखो अर्ज मैंने पहले बोला, किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है, वो एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट, कैलोरी भी, अर्ज भी, जूल भी, ये सारे यूनिट एनर्जी के हैं। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। और ये किसके बराबर, 1 अर्ज कितना होता है, इतने जूल के बराबर है। 1 कैलोरी इतने जूल होता है, 1 किलोवाट आवर इतने जूल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं। क्लियर, ओके। The energy and the power do not mean same. They are different. Energy refers to the total amount of work while the power determines the rate of doing work. Yes. तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नोट लिखा है कि एनर्जी और पावर में क्या डिफरेंस है। अब देखो हमारे पास अलग अलग टाइप्स की एनर्जी होती है गाइस। हीट एनर्जी होती है हमारे पास, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होती हैं। तो आप ये आपको पता है कि एनर्जी के वेरियस टाइप्स होती हैं। क्लियर। अब फिजिक्स में हम क्या करते हैं गाइस, जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी होता है, कौन सा, मैकेनिकल एनर्जी, इसको हम पढ़ते हैं। मैकेनिकल एनर्जी में 2 टाइप्स होती हैं। मैकेनिकल एनर्जी में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी गाइस। जो काइनेटिक एनर्जी हो वो बिकॉज ऑफ मोशन की वजह से होता है और पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ पोजीशन की वजह से होती है। इनके आपने एक्सप्रेशन याद रखने, इसका होता है 1/2 mv² काइनेटिक का, और पोटेंशियल का होता है गाइस mgh के बराबर। ओके, तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स की एनर्जीज है। ओके, काइनेटिक एनर्जी इट इज़ ड्यू टू इट्स मोशन, याद रखना है। तो इसका एक्सप्रेशन है 1/2 mv²। और एक रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में गाइस, वो क्या होता है p²/2m। ये p क्या है, एक्चुअली मोमेंटम है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह E लिखूं, यहाँ पे 2m आ जाएगा, 2me = p²। और एक रिलेशन क्या बना, p √2me। ये भी ध्यान रखना, कहीं ऐसे भी दिया होता है। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इजी चैप्टर है, अच्छे से पढ़ोगे अगर तो क्वेश्चन थोड़ा अप्लाइड वे में होते हैं, तो उसको ध्यान से, कंसेप्ट ज़रूरी है उसके लिए। तो कुछ एग्जांपल्स है गाइस, यहाँ पढ़ लेना। ये एनर्जी पोजेस ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगा उसको पोटेंशियल, जैसे वाटर स्टोर्ड इन डैम, स्टोन लाइंग ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग वगैरह। तो ये सारा है हमारे पास। तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का जब सम अप करेंगे तो आपको आपके पास मिलेगा मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी भी कह सकते हो। अच्छा, इसमें और एक स्टेटमेंट होता है कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी ध्यान रखोगे आप। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो कांस्टेंट रहता है।
इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, जैसे एक चीज़ हाइट से फॉल कर रही है, ये चीज़ h हाइट पे है गाइस, कितनी हाइट पे है मैं बोल रहा हूँ, h हाइट पे है। यहाँ से ध्यान दो इधर, इसके टॉप पे ध्यान रखो, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, बट पोटेंशियल एनर्जी इसकी mgh के बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, टॉप की बात कर रहा हूँ, टॉप पे जैसे जैसे ये बॉडी अगर नीचे आती है, यहाँ पे पहुँचती है, सपोज करो ये वाला डिस्टेंस h/2 है, h/2 हाफ डिस्टेंस पे, h/2 पे हाफ मिडवे में इसका एनर्जी क्या निकालो। अब क्या होगा गाइस, देखो मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे ये बॉडी नीचे आ रही है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ध्यान दो, और पोटेंशियल एनर्जी उतना ही डिक्रीज होगा। मतलब जैसे हाफ पे पहुंचेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी mgh/2 के बराबर। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे थी उसका हाफ, और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी मिड पे, इस पॉइंट पे, वो भी रहेगी mgh/2। ओके, जैसे ये बॉडी नीचे पहुंच जाएगी, नीचे इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक, क्योंकि इस पॉइंट पे गाइस हाइट इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, लेकिन काइनेटिक एनर्जी mgh हो जाएगी। टोटल जितनी टॉप पे थी वो सारी की सारी कन्वर्ट होगी। तो हमने क्या देखा, एज द बॉडी इज फॉलिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन देयर इज डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी एंड कॉरस्पॉन्डिंगली द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये एक स्टेटमेंट याद रखना, कभी कभार इसके बेस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि ये देखो, पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी mgh, बस इतना याद रखना आपने। वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने आपको पहले आई थिंक करवाया भी है कहीं पे, ये हमें एक क्वेश्चन आया था। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है, जो हमारा वर्क डन होता है ना, वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये रिलेशन आपने याद रखना है, मतलब वर्क इज इक्वल टू 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। u होती है इनिशियल वेलोसिटी और v होती है फाइनल, इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट है। क्लियर? उसके बाद आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अच्छा ये मैंने बता दिया आपको। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट, एक एग्जांपल से बता दिया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी गाइस, कुछ एग्जांपल्स होते हैं, ये आपने याद रखने हैं, पढ़ लेना पीडीएफ में, कि ग्रीन प्लांट्स में कौन सी एनर्जी कैसे होती है। ठीक है, जैसे ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है, सो केमिकल एनर्जी को यूज़ करके, यूजिंग सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। ठीक है ना, जैसे व्हेन वी थ्रो अ बॉल, हम क्या करते हैं, मस्कुलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, वो कन्वर्ट किस में होती है, काइनेटिक, बॉल मूव करता है काइनेटिक में। तो इसी तरह काफ़ी कोई एग्जांपल दे देंगे, बताएंगे बताओ इसमें से कौन सी एनर्जी किस टाइप में चेंज हो रही है। तो यहाँ पे कुछ एनर्जीज़ हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में, मोटर के केस में, ड्राई सेल में केमिकल एनर्जी, क्योंकि अंदर केमिकल रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। और फिर अगर आप इसको ट्रांजिस्टर वगैरह या किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करते हो तो उस टाइप की एनर्जी, अगर आपको साउंड मिलती है तो साउंड में, लाइट मिलेगी तो लाइट में कन्वर्ट होगी आगे। ठीक है, अच्छा, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस इज इक्वल टू mc², ये याद रखना है। और c जो है स्पीड ऑफ लाइट, इसने बोला था अगर किसी भी एक छोटे मास को स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से चलाया जाए ना, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है। तो गाइज इसी के बेस पे एटम बम भी बनाया गया है। ठीक है, एटम बम। ओके, एक फार्मूला था, तो इसके कंसेप्ट पे फिर आगे फिर इसमें न्यूक्लियर फिशन वगैरह, फ्यूजन का कंसेप्ट भी आ जाता है, वो अलग चीज़ है। क्लियर? तो यहाँ पे आप इजकल टू mc² है, तो यहाँ पे c क्या है एक्चुअली, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपने याद रखना है। फिर कोलिजन क्या होता है, व्हेन देयर इज एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज, दैट इज कॉल्ड कोलिजन। कोलिजन दो टाइप्स के होते हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, याद रखना गाइस, काइनेटिक एनर्जी आपका, मोमेंटम आपका
और टोटल एनर्जी सब के सब क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। कंजर्व का मतलब कांस्टेंट। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इसमें आपका मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप क्या कर रहे हो, यू आर थ्रोइंग अ रबर बॉल एंड बॉल बाउंस फ्रॉम द ग्राउंड, ओके। तो in this case this kinetic energy gets converted into some sound and heat energy, but overall the system of energy total निकालोगे वो constant रहेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन्स से लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसके साथ ही गाइज ये छोटा सा लेक्चर था, एक इंट्रोडक्टरी था हमारे पास वर्क एनर्जी एंड पावर का, ताकि कंसेप्ट आपके रिकैप्चुलेट हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम कमिंग लेक्चर में आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार कंसेप्ट को पढ़ लो, आराम से नोट्स बना लो, छोटे छोटे फार्मूले, चीज़ों को ध्यान रखो, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो, ठीक है ना। तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, कभी भी किसी बुक से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आपको मिलेगा, बट इफ़ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर तो यू कैन अप्लाई योर कंसेप्ट, ठीक है। तो होप सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।